गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों की आपस में तुलना की गई है। तो अलग अलग क्षेत्र यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें पहला जो क्षेत्र है वो है तुलनात्मक शारीरिकी यानी कंपेरेटिव एनाटॉमी। किसी भी एनिमल या प्लांट की जो एनाटॉमी है उसमें कंपेरेटिव स्टडी कर रखा है। फिर है टेक्सोनॉमी, थर्ड है एम्ब्रियोलॉजी, फोर्थ है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फिफ्थ है पैलियोबॉटनी, सिक्स है बायोजियोग्राफी, सेवन्थ है जेनेटिक्स एंड एट्थ है मोलिकुलर बायोलॉजी। तो ये सारे बेसिस पे हम जो है कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, जिससे पता चलेगा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, प्लांट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, एनिमल का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कौन से कैरेक्टर जो है वो मैच कर रहे हैं, कौन से कैरेक्टर जो है मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका इवोल्यूशन जो है किसी का कैरेक्टर जो है प्रिमिटिव रहेंगे, किसके कैरेक्टर एडवांस रहेंगे। तो इन सब के जो है अलग अलग बात पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। इसमें हम जो फर्स्ट पढ़ रहे हैं इसमें है तुलनात्मक शारीरिकी से प्राप्त प्रमाण। कंपेरेटिव स्टडी। कंपेरेटिव स्टडीज की अगर हम बात करें जिसमें हम कंपेरेटिव करेंगे एनाटॉमी का, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कई प्रकार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसमें कंपेरेटिव स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं। जिसमें पहला है, फर्स्ट है इसमें समजातता या अनुरूपता, जिसको समजातता को होमोलॉगी कहा जाता है और अनुरूपता जो होती है अनुरूपता उसको एनालॉगस कहा जाता है। होमोलोगस एंड एनालॉगस। होमोलोगस का अगर हम बात करें इसको समझाता भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जीवों का जो ओरिजिन है वो होता है सेम, यानी कि दो जो जीव जिसकी तुलना कर रहे हैं उसका जो ओरिजिन है वो हो जाएगा सेम, लेकिन जो डेवलप हो रहे हैं ऑर्गन उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो जाएगा। समजातता या फिर होमोलोगी का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ओरिजिन सेम हुआ है और उसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, तो इसलिए इसको कहा जाता है होमोलोगस कैरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं एनालॉगस के बारे में। एनालॉगस में जस्ट इसका ऑपोजिट है। इसमें क्या हो जाएगा, ओरिजिन डिफरेंट होगा बट उसका फंक्शन जो है वो रहेगा सेम। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, कोई मछली का पंख होता है, स्तनधारी जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश है, अलग अलग टाइप की फिशेस हैं, जैसे बर्ड है ना, तो ये सब जो होते हैं वो आती हैं अनुरूपता के अंदर, यानी कि एनालॉगस कैरेक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिन तो डिफरेंट है लेकिन काम सेम ही है, काम इसका सेम है। फ्लिपर्स जो होते हैं, फिन्स जो होते हैं वो सब तैरने में हेल्प करते हैं, तो इसका ये काम जो है वो सेम ही होगा। इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जिसमें पहला है वर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल दे रखा है, जिसमें जंतु के जो नेत्र होते हैं, नेत्र में जो लेंस होते हैं एवं जो मांसपेशियों की संरचना होती है, इसके अंदर जो वेरिएशन देखने को मिलता है। और ये नेत्र और मांसपेशियाँ जो है ये होता है होमोलोगस कैरेक्टर्स, यानी कि होमोलोगस वेरिएशन उसमें पाया जाता है, जिसका ओरिजिन सेम होता है लेकिन इसका फंक्शन जो है ये डिफरेंट होता है। ये हो गया इसका। फिर हम बात करें, सेकेंड बात करते हैं कि मछलियों के जो पंख होते हैं, जैसे व्हेल मछली के पंख हुए है ना, सील मछली के, सील जो होती हैं एक्वेटिक हैबिटेट में रहती हैं, उसके भी जो पंख हुए हैं। जैसे स्तनधारी का जो है फ्लिपर्स की संरचना में समानता पाई गई है, लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, यानी उसका काम जो सेम है, काम तो सेम है तैरने का, लेकिन उसका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है। तो एनालॉगस कैरेक्टर का ओरिजिन, एनालॉगस कैरेक्टर का जो एग्जाम्पल है वो मछली के पंख हो जाएगा और इसके साथ सील वगैरह भी आ जाएगी। ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं
अवशेषी अंग। अवशेषी अंग या इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है, या फिर अल्पवर्धित अंग भी कह सकते हो। रूबिनेंट्री ऑर्गन्स जिसका विकास हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये होता है, अवशेषी का मतलब होता है कि ऐसे ही पड़े है बस ऑर्गन, उसका काम नहीं है कुछ भी बॉडी के अंदर, तो वो सारा अवशेषी अंग आ जाएगा। तो ऐसा माना जाता है इवोल्यूशन के थ्रू कि आज जो ह्यूमन के अंदर जो भी अवशेषी अंग है वो टाइम के साथ साथ जो है वो नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य में अवशेषी अंग की बात कर, जैसे हमारी आईब्रो है ना, आईब्रो का कोई काम नहीं है अपने, सिर्फ सुंदरता के लिए होता है। इसी के साथ जो कृमि रूपी परिशेषिका है यानी अपेंडिक्स है, वो भी हमारा कोई काम का नहीं है, यूजलेस अंग है। फिर कर्ण का जो बाही वाला पोर्शन होता है, जो क्या करता है, जो ध्वनि को चारों तरफ से केंद्रित करके कान के अंदर जाने में हेल्प करता है, तो उसका भी कोई इतना कुछ काम नहीं है। 3 से 5 तक मनुष्य के अंदर 3 से 5 तक अवशेषी पुच्छ कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। इसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि ये पुच्छ का अवशेष होता है। जो मेन बोन होती हैं, है ना, अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिसमें ये नीचे वाला जो रहता है, इसमें 3 से 5 जो वर्टिब्री होती हैं, ये हमारे कोई काम की नहीं होती हैं। अवशेषी पुच्छ का पोर्शन होता है, तो ये नहीं होगी तो भी हमारा कोई कुछ होने वाला नहीं है, तो इसको भी अवशेषी रूप के अंग के रूप में माना जाता है। थर्ड हम बात करते हैं क्रमिक समजातता। 2 पॉइंट हमारे हो गए हैं कंपैरेटिव स्टडी के अंदर। थर्ड है क्रमिक समजातता, सीरियल होमोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स ये होते हैं, इनका शरीर जो होता है अलग अलग खंडों में डिवाइड होता है, तो प्रत्येक खंड का जो है कुछ स्पेसिफिक कार्य होता है, इस वजह से उसके अलग अलग जो है पार्ट बन जाते हैं। अगर हम बात करें झींगा की, तो झींगा में कितने पेयर्स ऑफ ये पैर होते हैं, कितने जोड़ी उपांग होते हैं उसमें, अगर हम बात करें तो 19 जोड़ी आई थिंक होते हैं, देख लेना तुम जूलॉजी के स्टूडेंट हो। 19 पेयर होते हैं, जिसमें भी जितने भी पेयर्स होते हैं उन सब के कार्य भी अलग अलग है। कोई पकड़ने का काम करता है, कोई चबाने के लिए पकड़ के रखता है, कोई खाने के लिए होता है, कोई तैरने के लिए होता है, सबका अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे बात कर रहे हैं कि उपांगों में कुछ संवेदक के रूप में होते हैं, कुछ चबाने वाले होते हैं, भोजन को संभालने वाले होते हैं, पकड़ने वाले होते हैं, चलने के लिए होते हैं, तैरने के लिए होते हैं, अंडे को ले जाने के लिए होते हैं। इन सब का जो है अलग अलग फंक्शन दे रखा है, इस वजह से ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इसको अलग अलग यहाँ पे उपांग दिए गए हैं। फिर हम ये हमारा फर्स्ट हो गया है कंपैरेटिव स्टडी एनाटॉमी के बारे में, एनाटॉमी की कंपैरेटिव स्टडी। अब हम सेकंड बात कर रहे हैं एविडेंस फ्रॉम टेक्सोनॉमी। एविडेंस फ्रॉम टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम जो नॉमिनक्लेचर होता है, नॉमिनिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन जो होता है, लीनियस के द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग हम करते हैं। उससे पहले बहुनाम पद्धति आई थी, फिर एक नाम पद्धति आई, लेकिन उनका कोई जो है इतना इम्पोर्टेंट रहा नहीं, याद करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए जो कॉर्नस लीनियस आया उन्होंने द्विनाम पद्धति थी। द्विनाम पद्धति के आधार पर आज हम सारे ही ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जीव हो, पेड़ पौधे हो, जंतु कोई भी हो, उसके हम नाम याद रखते हैं, उससे हम उसको पहचानते हैं। अब जो हमने एक ऑर्डर दे रखा है उसको, है ना, जो ऑर्डर सबसे पहले हम किंगडम लिखते हैं, फिर फाइलम लिखते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऐसे हम डिवाइड करते हैं। फिर इसमें भी कोई और जो स्पीसीज है अगर वो सेम होती हैं, एक जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, एक जैसे कैरेक्टर शो करते हैं ना, चाहे वो किसी फैमिलीज के हो या फिर किसी ऑर्डर के हो, जीनस के हो, एक जैसे अगर कैरेक्टर्स होते हैं, फिर उसको भी हम जो है सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम बोलते हैं ना सब स्पीसीज, सब क्लास, सब फैमिली, फिर उसमें ऐसे से डिवाइड हम करते हैं। तो हम एक हायरार्की बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इस हायरार्की के थ्रू हम क्या करें, हायरार्की के थ्रू हम कुछ कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, और उस कैरेक्टर के जहाँ जहाँ जो एनिमल उस कैरेक्टर को शो हो रहा है उसको हम उस क्लास में, ऑर्डर में, जीनस में, फैमिली में हम इसको अरेंज करते हैं, तो वो हो जाता है हायरार्कियल प्रोसीजर। जैसे हम बात करें कि ड्रोसोफिला की जो 2 स्पीसीज हैं, जैसे ड्रोसोफिला स्यूडो ओक्यूरा और ड्रोसोफिला जो है वो है पर्सिमिलिस।
ये दोनों बहुत एक दूसरे से बहुत सिमिलर होती हैं, लेकिन उसकी जो सिस्टमेटिक एनालिसिस किया तब पता चला कि ये दोनों जो हैं ड्रोसोफिला की दोनों अलग अलग स्पीसीज़ है। तो इतना माइनर जो है जा करके अपन को कैरेक्टर को देखना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि सच में ये दोनों अलग अलग है। सॉरी, कई बार हम ये भी तो देखते हैं ना कि दोनों प्लांट या कोई स्पीसीज़ जो है वो देखने में सेम लगती हैं, लेकिन उसकी जो एनाटॉमी होती है, इंटरनल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है उसमें जीन लेवल जो है वो अलग अलग हो जाए, डीएनए का अनुक्रमण जो है जो सीक्वेंस होती हैं वो चेंजेस हो जाए। तो ये अलग अलग हम इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा जो प्लांट है वो किस फैमिली का है, किस ऑर्डर का है ना। तो इस प्रकार उसका नाम रखा जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट। फर्स्ट सेकंड हो गया, हमारा थर्ड पॉइंट है भ्रूणिकी के प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। एम्ब्रियोलॉजी में अगर हम बात करें कि जितने भी क्रस्टेशियन एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होती हैं, उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग का मतलब लार्वा कंडीशन होती है। लार्वा कंडीशन से एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए अलग अलग उसको स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो उसकी आकृति जो है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है। तो उसका जो अगर हम बात करें लार्वा जो होता है और वयस्क होता है उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो ये प्रोसीजर जो होती है जिससे वयस्क जो है लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ये सारा मोल्टिंग का प्रोसेस होता है। तो ये इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा वेरिएशन होता है, चेंजेस होती हैं। और ये सारे जो मोल्टिंग लार्वा की जो मोल्टिंग होती हैं इस दौरान उसकी अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होती हैं, क्योंकि क्रस्टेशियन जंतु और भी तो होते हैं ना, बहुत सारे और भी जंतु होते हैं। तो उसमें कुछ है समानताएं देखने को मिलती है। और समानताएं भ्रूण और वयस्क के बीच न होकर के भ्रूणों के बीच में भी हो सकती हैं। जैसे कोई दो स्पीसीज है या फिर दो प्रजातियां हैं, दो क्लासेस के कोई मेंबर्स भी हो सकते हैं, दो फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो उनमें क्या है कि जो वयस्क है उसमें तो कोई सिमिलर नहीं है, लेकिन जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का, उसके अंदर जो है वो सिमिलर दिखाई देता है। हैकल ने पुरावर्तन सिद्धांत के आधार पर इसको भ्रूण के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिसमें पहला है परिवर्तन में सामान्य लक्षण विशिष्ट लक्षण से पहले प्रकट हो सकते हैं। यानी कि जो स्पेसिफिक सामान्य लक्षण जो है वो विशिष्ट लक्षण से पहले प्रकट होंगे, क्योंकि सिंपलेस्ट जो होता है वो हमेशा पहले प्रकट होता है और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जो है हो सकता है बाद में प्रकट हो, ये भी हो सकता है। फिर है अधिकांश सामान्य लक्षणों के बाद कम सामान्य और अंत में विशिष्ट लक्षण, पहले कम सामान्य लक्षण आएंगे, फिर थोड़े अधिक सामान्य लक्षण, फिर विशिष्ट लक्षण, ऐसे डेवलपमेंट हो सकता है। परिवर्तन के अंतर्गत विभिन्न जीवों की भिन्नता धीरे धीरे प्रकट होती है, यानी कि जो वेरिएशन जो होता है, यानी स्टार्टिंग के अंदर एम्ब्रियो सब में एक जैसी होती है, एक जैसा दिखाई देता है। चाहे वो अगर हम किसी एनिमल से बात करें, ह्यूमन में बात करें, है ना, किसी में बात करें, तो उसमें स्टार्टिंग में तो एक जैसे, क्योंकि जाइगोट से ही बनते हैं सारे, और उनको भी ब्लास्टुला है, मोरुला है, इन सब से ब्लास्टुला, गैस्टुला, मोरुला, इन सब से होके गुजरना पड़ता है। सारी कंडीशन जो होती है वो सेम ही होती है। तो स्टार्टिंग में तो सेम दिखता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर वेरिएशन होना शुरू हो जाती है। वेरिएशन कब होता है, जब उसमें अडल्ट बनना शुरू हो जाता है, वयस्क बनना शुरू हो जाता है, तो उसमें जो है अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। फिर हमें लगता है कि इसमें संरचनाएं जो हैं बिल्कुल भी अलग है। फोर्थ पॉइंट है एक जंतु के परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्थाएं उससे भिन्न श्रेणी के जंतु के भ्रूणिकी अवस्थाओं के ही समान होती हैं। किसी भी जंतु का जो इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करेंगे कि भ्रूण का जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो मनुष्य में हो चाहे जंतु हो, जंतु में सारा का ले लोगे फिर भी उसमें जो इनिशियल वाली कंडीशन रहेगी वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, एक जैसा जो है दिखाई देता है। लेकिन वयस्क में ये जो है डिफरेंट या फिर अलग अलग दिखाई देता है। जैसे क्रस्टेशियन जंतु के अलग अलग लार्वा होता है, लार्वा नेपुलस है, साइप्रिस है, प्रोटोजोआ, जिया, माइसिस, मेगालोपा लार्वा, ये सारा जो है देखने में एक जैसे लगते हैं, पर ये जो लार्वा स्टेज सब एक चीज लगती है, लेकिन वयस्क में ये अलग अलग होते हैं। इस वजह से ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसी के साथ एक एग्जाम्पल और दे रखा है जिसमें वर्टिब्रेट्स के अंदर जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, उसमें स्टार्टिंग के अंदर आप देखोगे तो सारे एम्ब्रियो जो है एक जैसे दिखाई देंगे। पता ही चलेगा कौन सा ह्यूमन का है, कौन सा फिश का है, कौन सा कछुए का है, कौन सा सुअर का है, कौन सा चूहे का है, कौन सा बिल्ली का है,
लेकिन उसकी इनिशियल कंडीशन क्या देखोगे ना, जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से जब उसका डेवलपमेंट हो ही रहा होता है तो एक जैसा लगता है, उसमें हम डिफरेंट नहीं कर सकते, लेकिन जब वो वयस्क हो जाता है तब हमें पता चलता है कि ये एम्ब्रियो जो है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का है, पर्टिकुलर जीव का है। मुलर ने एक धारणा प्रस्तुत की और उसने कहा कि पूर्वज से उपलब्ध परिवर्तन, पूर्वजों में जो उपलब्ध परिवर्तन के अंतर्गत कोई इसमें डाइवर्जेंस तथा किसी के अंदर जो है कन्वर्जेंस होता है। अगर हम बात करें कि कुछ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का मतलब होता है, ये है कन्वर्जन, यानी कि एक कैरेक्टर और दो कैरेक्टर ये दोनों मिल रहे हैं और यहाँ पे तीसरा जो बन रहा है इसमें ये दोनों कैरेक्टर, ये है कन्वर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है कि ये एक कैरेक्टर है फिर ये डाइवर्ट हो रहा है, ये अलग स्पीसीज बनाएगा, ये अलग अलग स्पीसीज बनाएगा, जब इसके पूर्वज जो थे वो सेम थे। तो ये है कन्वर्जन और डाइवर्जन ब्रांचेस के बारे में। इसी को ही मुलर हेकर नियम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं हृदय की व्यक्तिवृत्त। हृदय में अगर हम बात करें, जैसे ह्यूमन का हृदय होता है, ह्यूमन है, और इसमें जो रेप्टाइल्स नहीं, एवियस की अगर हम बात करें है ना, पक्षी में, तो हमारा 4 चेम्बर का होता है हृदय। मछली में अगर बात करेंगे तो मछली में 4 चेम्बर का नहीं होता है, 3 चेम्बर का होता है। 3 चेम्बर का जो होता है वो लंग फिश में होता है, लंग फिश में होता है। और नॉर्मल मछली की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 2 चेम्बर का बना रहता है हार्ट, ठीक है। अब रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर का होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल्स वगैरह होते हैं, क्रोकोडाइल्स अपवाद हैं यहाँ पे, क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर का पाया जाता है। 4 चेम्बर के साथ साथ यहाँ पे एक छिद्र भी होता है बीच में, जिसमें ब्लड जो है मिक्स हो जाता है। फिर होता है रेप्टाइल्स के बाद एवीज और मैमल का। तो एवीज और मैमल में जो है, मैमल्स में आते आते यहाँ पे वो छिद्र जो रहता है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहे थे, मैमल्स में नहीं होते फिर। तो ये इस प्रकार का विकास क्रम चलता रहता है। पहले नॉर्मल फिश, फिश से फिर लंग फिश से फिर हम चलेंगे रेप्टाइल्स की तरफ, रेप्टाइल से फिर एवीज और मैमल्स की तरफ। इस प्रकार जैसे डेवलपमेंट भी ऐसे ही हुआ है, इसी प्रकार इनमें हार्ट का डेवलपमेंट भी ऐसे कैसे हुआ है। और 4 चैम्बर जो होते हैं इसमें आलिंद और आर्टियल और वेंट्रिकल होते हैं। लेफ्ट वाले लेफ्ट की तरफ हो जाएंगे, राइट वाले राइट हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है ये 4 चैम्बर में कन्वर्ट रहता है। अब हम बात करें पुरावर्तन परिकल्पना व आधुनिक विचार। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट है योग दीर्घण अथवा एनाबोली। इसमें क्या होता है कि जो पूर्वज यानी पूर्वज से चली आ रहे जो पैटर्न्स होता है, जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, उसके आधार पर जो है यहाँ पे कुछ नवीन अवस्थाओं को जोड़ा गया है कि पहले से ये चला आ रहा था, उसमें कुछ ये चेंजेस हुए हैं। तो ये हो गया योग दीर्घण एवं एनाबोली। सेकेंड बात करें विचलन तथा क्रमोपचयन। इसमें अगर हम बात करें तो एक विशिष्ट अवस्था तक ही अपने पूर्वज के प्रतिरूप जैसे दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होता रहता है तो उसके साथ साथ उसके जो तरीके होते हैं वो भी अलग अलग होने लग जाता है। तो ये होता है विचलन। विचलन का मतलब रास्ते से भटक जाना। तो इसमें क्या होगा, पूर्व से जो चला आ रहा है वहाँ से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, विचलन हो जाता है, तो वो अपना कुछ नया कैरेक्टर ही शो करता है। तो ये हो गया विचलन। फिर है क्रमोपचयन। अब क्रमोपचयन का मतलब होता है कि विचलन जो होता है, जहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो रहा है, कुछ नया ऐड हो रहा है, वो प्रारंभिक अवस्था से ही हो जाता है, यानी कि डेवलपमेंट की लास्ट कंडीशन में नहीं दिख करके प्रारंभिक अवस्था में ही उसमें चेंजेस दिख जाता है, तो उसको कहा जाता है क्रमोपचयन। थर्ड बात करते हैं हम संक्षेप व त्वरित। इसमें है कि कुछ जीव जो होते हैं अपनी पूर्वजीवी परिवर्तन, यानी कि जो डेवलपमेंट चला आ रहा है शुरू से, उसकी अंतिम अवस्थाओं में कुछ स्टेजेस जो होती है वो लुप्त हो जाती हैं। जैसे लार्वा का परिपक्व हो जाना, उसे संक्षेप कहा जाता है। लार्वा सीधे ही अडल्ट में कन्वर्ट हो जाना, ऐसे हम मान सकते हैं कि लार्वा का सीधा ही अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो भी अडल्ट से लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसके बीच में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, तो उसको अगर स्किप कर जाता है तो वो इसमें आ जाएगा। फिर है त्वरण। त्वरण में होता है कि जो डेवलपमेंट की स्टेजेस चल रही होती हैं उसके बीच की कोई भी स्टेज होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, उसको स्किप कर जाता है, तो वो हो जाएगा इसका त्वरित। ये जो हम एग्जाम्पल पढ़े हैं ये सारे हैं प्रगामी विकास के एग्जाम्पल। फिर हम बात करते हैं सीनोजिनेसिस या सहजातता
तथा पैलिनजेनेसिस। पैलिनजेनेसिस अगर हम बात करें तो कुछ विशिष्ट अनुकूलन उत्पन्न हो जाते हैं भ्रूण के डेवलपमेंट के अंदर। तो वो जो अनुकूलन उत्पन्न हुई हैं वो क्या करते हैं, वयस्क अवस्था से पहले पहुंचने से पहले ही जो है वो विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि उसमें जो डेवलपमेंट विकास हो रहा है, नए कैरेक्टर उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जब अडल्ट बनेगा तो उसमें वो कैरेक्टर शो ही नहीं करेंगे। तो वो हम बात करेंगे इसमें। इसी के साथ जाति वृत्तीय महत्व इसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि कैरेक्टर डेवलप होते हैं फिर विलुप्त हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सहजातता। फिफ्थ है विषमकालिकता। विषमकालिकता मतलब होता है कि कोई भी जैसे लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो चक्र चल रहा है, इसने अपने को क्या कर लिया, इसने अपने को अलग अलग काल में डेवलप करना शुरू कर दिया। जैसे कोई वर्षात ऋतु में बनता है, किसी का जो वयस्क से भ्रूण बनना बारिश ऋतु में शुरू होता है, किसी का गर्मी में हो रहा है। तो इस प्रकार जो है इन्होंने अलग अलग जो है अपने आप को अडप्ट कर लिया है, अलग अलग अवस्थाओं के अंदर बदल लिया है। ये हमारा तीसरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी का। एम्ब्रियोलॉजी के क्या क्या एविडेंस मिले हैं अपन को। फोर्थ है कायिक और जैव रसायन के प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था कि ये नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के बारे में बात की थी। तो इसमें केवल जो बाह्य कैरेक्टर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कर रखी थी। अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, जिसमें हम सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है, उसका साइटोप्लाज्म में क्या चेंजेस हो रहा है, उन गुणसूत्र के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहा है, कुछ एंजाइम्स बन रहे हैं तो उसमें क्या क्या हो रहा है, तो उसके बारे में हम साइटोलॉजी की बात करेंगे। साइटोलॉजी में हम फर्स्ट हम एविडेंस देखते हैं, जिसमें प्रोटोप्लाज्म केमिस्ट्री आता है, जीव द्रव्य का रसायन। जीव द्रव्य के अंदर हमें पता ही है कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, जल होता है। अब ये सारे जो कंपोनेंट होता है सभी जीवों में एक जैसे ही होते हैं। सभी जीवों में प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा, जल होगा, तो ये सारे जीव में एक जैसा ही होता है। फिर हम बात करें, पर क्या करें कि कुछ जीव जो ऐसे होते हैं जिसमें कुछ विशेष प्रकार का, स्पेसिफिक प्रकार का जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। सेकंड है गुणसूत्र रसायन। जो जैव रसायन संगठन भी होता है सभी जीवों में एक जैसा ही होता है, यानी कि वहाँ पे क्रोमोसोम रहेंगे या डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन्स रहेंगे, या फिर डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा। अब इसमें चेंजेस क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस होती हैं उसमें चेंजेस रहता है, बाकी सारे ही डीएनए आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही बने होते हैं। थर्ड है एंजाइम्स व हार्मोन। एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है जंतु में भी होता है, एनिमल्स में, जंतु में भी होता है, हमारे में भी अंदर भी होता है। तो ट्रिप्सिन जो है सब में पाया जाएगा। प्रोटोजोवन से लेकर के स्तनधारी तक जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं बीच में, सबके अंदर ट्रिप्सिन पाया जाएगा। एमाइलेज की अगर हम बात करें तो स्पंज से लेकर स्तनधारी तक सभी जीवों के अंदर एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, तो ये सब में कॉमन होता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं वो भी पाए, जैसे थायराइड की अगर हम बात करें, अगर हम थायराइड को निकाल करके किसी दूसरे कशेरुकी के अंदर, जंतु के अंदर स्थापित कर देते हैं, तो मनुष्य में थायराइडहीनता का उपचार करने के लिए हम क्या करते हैं, गाय के तो थायराइड को उठा करके हम मनुष्य में डालेंगे, तो वहाँ पे मनुष्य के थायराइड की रिक्वायरमेंट है वो गाय से पूरी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलर है, तभी तो उसका थायराइड हमारे अंदर फिट करने से, प्रतिस्थापन करने से काम हो रहा है। फिर है हार्मोन मेलेनोफोर की बात करें तो ये भी जो है स्तनधारियों में सब में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन जो है वो एम्फीबियंस के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। तो एम्फीबियन के अंदर इंजेक्ट करने के पश्चात जो है एम्फीबियन के अंदर जो हार्मोन रहता है उसकी तरह ही वो काम करता है, उसमें कुछ नया चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। तो ये सारे एविडेंस जो है यहाँ पे आ जाएंगे। फिर फोर्थ है सीरम परीक्षण। सीरम का मतलब होता है एक से रुधिर निकाल करके किसी और में डालना। जैसे हमने क्या किया, किसी जंतु का रुधिर निकाला, उसको हमने गिनी पिग में डाल दिया। अब गिनी पिग में इंजेक्ट करने के पश्चात क्या होता है कि वहाँ पे एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बन गई। एंटीजन के अगेंस्ट क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। अब हमने क्या किया, वापस एंटीबॉडी को जो है
नॉर्मल वापस डाल दिया, जैसे गिनी पिग में डालो या फिर अगर जंतु में डाल दो वापस, जहाँ से हमने निकाला है, तो वहाँ पे क्या है, क्लॉटिंग बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो एंटीबॉडी बनी है उसका एंटीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है क्लॉटिंग बन जाएगा। इसको बोलते हैं सीरम परीक्षण। जैसे यहाँ अगर बात करें, इन्होंने क्या किया, गिनी पिग के जो ब्लड था वो सैलामेंडर के नेट्यूरस के अंदर डाल दिया, तो नेट्यूरस के अंदर उसके अगेंस्ट क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई, क्योंकि एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनती है, हमेशा एंटीबॉडी बनती है। फिर उन्होंने क्या किया, अलग अलग परिनकली के अंदर उसका ब्लड लिया, ब्लड लेने के पश्चात सबके 4-5 एनिमल्स जो थे उन सबका ब्लड उसमें डाल दिया, जिसमें से एक का जो ब्लड था वो नेट्यूरस का भी था। जिसमें नेट्यूरस का ब्लड मिलाया गया था वहाँ पे ज़्यादा जो है ये क्लम्पिंग बनेगी, वहाँ पे ज़्यादा क्लम्पिंग बनेगी। तो क्लम्प बनने की वजह से हमें पता लगता है कि इसके एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो है एंटीजन की रिएक्शन हुई है, एंटीबॉडी एंटीजन की रिएक्शन हुई है, इस वजह से यहाँ पे जो है क्लम्प ज़्यादा बन जाता है। नेक्स्ट है जीवाश्मकीय से प्राप्त प्रमाण। 5वां है एविडेंस फ्रॉम पैलियोबॉटनी। हमें फॉसिल्स मिले हैं, उससे हमें पता लगता है, हम बोलते हैं ना कि जैसे हम बात करें कि दो जंतु और पादप के बीच की जो योजक कड़ी हम यूग्लिना को मानते हैं, वैसे ही रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच की जो योजक कड़ी होती है उसको हम आर्कियोप्टेरिस को मानते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जीवाश्म हमें जो मिला है उसका हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं कि कौन सा किससे ज़्यादा सिमिलर हो रहा है। तो हम उस प्रकार जो है अलग अलग जीवाश्म या फिर जीवों को पहचानते हैं, उसका हम एक हायरार्की के अंतर्गत जाकर के हम उसको अरेंज करते हैं। इसमें फर्स्ट है भूविज्ञानिक समय मापक्रम। हम क्या करते हैं, अलग अलग एविडेंस को या अलग अलग जीवाश्म को इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें कितना मिलियन वर्ष पूर्व, ट्रिलियन वर्ष पूर्व उसका ओरिजिन हुआ, उसके आधार पर हम उसको अलग अलग महाकल्प में बांटते हैं, यानी कि ईरा में बांटते हैं, ईरा से फिर इपोच में बांटते हैं, इपोच को भी फिर सब डिवाइड करते हैं। तो ऐसे ऐसे हम पता चलता है कि इतने साल पहले ये था तो इतने साल पहले इसका ओरिजिन हुआ होगा। तो हम ये सारा जो जीवाश्म होता है उसके आधार पर उसकी एज का पता लगाया जाता है। सेकंड है जीवाश्म भवन। जीवाश्म के बारे में आप जानते हो, जीवाश्म भवन का मतलब होता है जीवाश्म का प्रिजर्व हो जाना। जो प्रोसीजर होता है जीवाश्म के बनने का, जो प्रोसीजर होता है उसको फॉसिलाइजेशन कहा जाता है या जीवाश्म भवन कहा जाता है। अब जीवाश्म भवन का जो प्रोसीजर होता है या प्रिजर्व होने का जो क्रम होता है, उसमें यह भी होता है कि हो सकता है कि जो प्रिजर्व हुआ है या फिर जो फॉसिल नीचे दब गया है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, या उसका सिर्फ छाप के रूप में रह जाए, हो सकता है कंकाल के रूप में रह जाए, हो सकता है कि बाह्य जो सिर्फ उसका सांचा होता है उसी के फॉर्म में रह जाए, है ना। वो अलग अलग प्रकार के जो हैं फॉसिल्स रहते हैं, उनके प्रिजर्व होने की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है पूरा का पूरा जीवाश्म एज इट प्रिजर्व हो जाए और नहीं भी हो सकता है। थर्ड है इसमें जीवाश्मों से जैविक विकास के प्रमाण। जैविक विकास के क्या क्या प्रमाण है, जिसमें पहला है घोड़े का विकास। घोड़े का विकास में तुम लोगों ने जूलॉजी में पढ़ा होगा, जिसमें घोड़ा पहले था वो इयोहिपस था, जो कुत्ते के आकार का था, जिसको फॉक्स साइज कहा जाता है। उसके जो टीथ थे, दांत थे, और जो फुट थे, फुट के नीचे वाले खुर होते हैं ना, उसमें अलग अलग चेंजेस हुए होंगे। इस प्रकार से जो घोड़े का डेवलपमेंट हुआ होगा तो वो हो गया इयोहिपस। इयोहिपस से मियोहिपस का डेवलपमेंट हुआ होगा, मियोहिपस से हाइपोहिपस का, और मियोहिपस से एक ब्रांच गई हाइपोहिपस की तरफ, दूसरी ब्रांच गई मेरिचिपस से। तो मेरिचिपस से हो गया ये है हिपेरॉन, और हिपेरॉन से हो गया एक्वस, और एक्वस जो है वो मॉडर्न साइज है। इसमें अगर हम बात करें कि जो इयोहिपस था वो फॉक्स की साइज का था, मियोहिपस था वो सिप या भेड़ की साइज का था, फिर मेरिचिपस जो था वो डोंकी साइज का था, एंड देन एक्वस जो है वो हो गया मॉडर्न साइज का घोड़ा। तो इस प्रकार इसका जो है डेवलपमेंट हुआ होगा। बुक में एक सारणी दे रखी है, उसमें उसके टीथ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, दांत कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बताया गया है, और उसके जो खुर होते हैं, पैर होते हैं, है ना, तो पैर के अंदर 2 उंगलियां ज्वाइंट हो गई, 3 उंगलियां ज्वाइंट हो गई, खुर कैसे बना है, ये सब जो है उसका डायग्राम के साथ दिया हुआ है, तो एक बार उसको ज़रूर देख लेना। अब हम सेकंड बात करते हैं,
आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में आप लोग जानते ही हो। ये जो रेप्टाइल्स और एवीज जो होती हैं या बर्ड जो होता है उनके बीच की योजक कड़ी होती है। अब इसकी योजक कड़ी क्यों माना जाता है? क्योंकि हम इसका डायग्राम जब भी देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक किसी पक्षी को देख रहे हैं। ये तो बात फिक्स हो गई, पक्षी की तरह दिखाई देता है क्योंकि इसमें पंख हैं, फेदर्स लगे हुए हैं, है ना, चोंच की तरह मुंह है उसका। अब रेप्टाइल्स क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि उसके जो बीक होती हैं उसमें दांत हैं और इसके पीछे की तरफ जो है टेल है। तो इसलिए इसमें दोनों कैरेक्टर मैच करने की वजह से इसको दोनों के बीच की योजक कड़ी माना गया है। अब हम बात करें 6 पॉइंट भौगोलिक वितरण से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एविडेंस फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि हमारा जो कॉन्टिनेंट था पहले एक ही हुआ करता था, फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, यानी अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। जिसे अलग अलग टुकड़ों में टूटने की वजह से हमें ऐसे कैसे पता चला कि अलग अलग टुकड़ों में टूटा है? क्योंकि जो भी कॉन्टिनेंट अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ है उनके जो कैरेक्टर्स थे, वहाँ पे जो पाए जाने वाले जीव थे वो एक दूसरे के सिमिलर थे। अब सब बीच में इतना लंबा चौड़ा समुद्र है तो वो तैर के, क्योंकि अगर वो पक्षी भी होते हैं तो इतना उड़ करके जा नहीं सकते, है ना। और अगर कुछ जैसे हम बात करें कि कुछ अगर एम्फीबियंस हैं, है ना, कुछ जीव हैं, वो भी तो जा नहीं सकते, इतना ट्रेवल नहीं कर सकते समुद्र को पार करके। तो ऐसा माना जाता है कि कॉन्टिनेंट पहले एक हुआ करता था, फिर जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जिस वजह से सारे जो है अलग अलग टुकड़ों में टूट गई। इसमें अलग अलग पार्ट दे रखे हैं कि 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर उपविभाजित हुआ है विश्व, जिसमें है पहली आर्कटिक परिमंडल जिसको पुरानी दुनिया कहा जाता है, नियो आर्कटिक परिमंडल उत्तरी अमेरिका का पोर्शन है, इथियोपी परिमंडल सहारा मरुस्थल दक्षिण का एवं दक्षिण का संपूर्ण अमेरिका, ये वाला पोर्शन आता है इसमें। प्राच्य परिमंडल, इसमें हिमालय के जो दक्षिण का एशिया होता है वो आता, हिमालय से दक्षिण का एशिया तक का पोर्शन आता है। नियो ट्रॉपिकल परिमंडल जिसमें दक्षिण तथा केंद्रीय अमेरिका ये वाला पोर्शन आता है। एंड लास्ट है इसमें ऑस्ट्रेलियाई परिमंडल जिसमें ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के कुछ द्वीप आते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरा और फोना की स्टडी कर रखी थी और इस स्टडी से पता चला कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, उससे पहले कॉन्टिनेंट एक हुआ करता था, फिर उसमें सेपरेशन हो गया है। सेकंड है महासागर के पारिस्थितिक क्षेत्र। अब महासागर के पारिस्थितिक क्षेत्र की अगर हम बात करें कि अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे हम बात करें अंतर्ज्वारीय क्षेत्र जिसको इंटरटाइडल जोन कहा जाता है, जिसको वेलांचल क्षेत्र भी कहा जाता है। अब ये वेलांचल क्षेत्र जो होता है समुद्र तट के पास में होता है, वहाँ पे लगातार ज्वार आते रहते हैं, यानी कि पानी जो है बढ़ता रहता है और लहरें जो है उठ करके वहाँ पे खड्डों के अंदर जाता रहता है। तो ये हो गया अंतर्ज्वारीय क्षेत्र। इसमें है कॉन्टिनेंटल स्लॉट। कॉन्टिनेंटल स्लॉट की अगर हम बात करें तो वेलांचल क्षेत्र के बाद में जो भी क्षेत्र हैं उसको इसमें रखा गया है और इसमें द्वीप आए गए हैं। द्वीप का मतलब होता है कि महासागर के पास में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी भर रहा है तो वो द्वीप हो गया, क्योंकि बीच की जो ज़मीन है वो ऊपर रहेगी तो वहाँ पे चारों तरफ जो है पानी पानी रहेगा तो वो कहलाता है द्वीप। फिर है नैऋत्यांचल क्षेत्र। नैऋत्यांचल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये महाद्वीपीय शेल्फों के बाद पाया जाता है और समुद्र में ज़्यादा गहराई तक नहीं होता, यानी कि कम समुद्र की गहराई वाला क्षेत्र यहाँ पे आएगा। आमुदी क्षेत्र, इससे थोड़ा अंदर तक या थोड़ा ज़्यादा गहराई वाला क्षेत्र आएगा। फिर है गंभीर क्षेत्र, बहुत ज़्यादा डीप वाला क्षेत्र रहेगा गंभीर क्षेत्र। और बीतल क्षेत्र की अगर हम बात करें, गंभीर क्षेत्र के भी नीचे बीतल क्षेत्र आएगा जहाँ पे जो है प्रकाश ही नहीं पहुँच रहा है, इतना अंधेरा है और इतना डीप है। तो ये हमने क्या क्या महासागर के अलग अलग क्षेत्र के अंदर डिवाइड कर रखा है। थर्ड है जैव भूगोल और विकास। जैव भूगोल एवं विकास की अगर हम बात करें कि हमारा जो जियोग्राफी है वो भी अलग अलग है, अलग अलग जियोग्राफी है, अलग अलग रीजन पाए गए हैं, तो इस वजह से जो अलग अलग जीव भी वहाँ पे उत्पन्न हुए हैं। तो क्या है कि कई बार क्या होता है कि कोई भी जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो किसी से कनेक्ट नहीं होता। जैसे द्वीप की अगर हम बात करें तो चारों तरफ तो पानी होता है, अब द्वीप के ऊपर जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं वो कहीं और नहीं जा सकते, कहीं और से वहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता है क्योंकि पानी है ना बीच में, एक बैरियर के रूप में काम करता है। तो वहाँ पे अलग ही जीव का जो कॉम्पोजिशन है, अगर जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो अलग ही होगा, वहाँ पे स्पीसीज भी अलग ही होगी जो दूसरे जीवों के साथ जो है रिलेट नहीं करेगी। इसी प्रकार जो है पृथ्वी पर अलग अलग बायोजियोग्राफिकल रीजन्स बने हुए हैं और उनका इवोल्यूशन, वहाँ पर रहने वाले जीवों का इवोल्यूशन जो है इससे पता लगाया जाता है, क्योंकि उनका कंपैरिजन जो है वो
हमारे यहाँ पाए जाने वाले जो जीव हैं उनसे किया जाता है कि कौन सा किससे कनेक्ट है और कौन सा किससे कनेक्ट नहीं है। कैरेक्टर सिमिलर हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, तो इनको फिर अलग स्पीसीज में रखा जाता है। तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं।